प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है। एडीएएस की जो थ्योरी है, जिसे हम जनरली डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट से भी हम जानते हैं, यूनिट जो है, लेकिन जनरली हम एडीएएस बोल रहे हैं। उसमें मैं आगे के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं डिटेल्स में आपको टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस के अनुसार मैं बातें करता हूँ। तो कई बार पीछे की जो थ्योरीज हैं वो पूरी क्लियर नहीं होंगी, लेकिन जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो उससे जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज फिर अभी इस वीडियो के साथ हम दो क्वेश्चंस के साथ में आएंगे। एक हमारा डायग्राम बेस है, तो दूसरा थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस है। इस पर मैंने थोड़ा सा तैयार किया। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एमपीसी, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी इकोनॉमी में खर्च करने की प्रवृत्ति कितनी है ऑन एन एवरेज सभी लोगों की। तो 0.6 दे रखी है, जिसका मतलब होता है कि प्रत्येक 1 रुपए में 60 पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति है। यानी 100 रुपए अगर आते हैं, नए पैसे 100 रुपए अगर आते हैं तो 60 रुपए खर्च किए जाएंगे और 40 रुपए बचाए जाएंगे। जो प्रोपोर्शन हम बचाने की बात करते हैं उसे हम एमपीएस कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और जिसे हमने खर्च किया है हम उसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। तो ये आपको दे रखी है। फिर ये बोल रहे हैं कि एक इनिशियल इनकम आप लीजिए 100 करोड़ की। यहां पर इनकम को जीरो नहीं बताया है, बोला है कि इनकम का पहला लेवल जो आप लेंगे वो 100 करोड़ मान के चलिए, ठीक है ना। दूसरा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये वो आई है जो एडी का पार्ट था, हमने लिया था एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। हालांकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो आई का मतलब होता है इकोनॉमी में आने वाले सभी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो फर्म से आए हों चाहे वो सरकार से। लेकिन हमारा सिलेबस एक लिमिटेड सिलेबस है, तो यहाँ हमने आई को ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होता है, ऑटोनॉमस शब्द का मतलब होता है कि जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र मतलब प्रभावित नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे कारक हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है खर्च करने पर, बचाने पर, निवेश करने पर, यानी इन्वेस्टमेंट करने पर। तो वो सारे जो भी चेंजेस आएंगे इकोनॉमी में, वो चेंजेस इस इन्वेस्टमेंट को, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये स्वतंत्र है किसी भी प्रभाव से। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है प्रोड्यूसर। अभी वो प्रोड्यूसर जो है उसका मोटिव तो क्या होता है? प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा भाई, है ना। वो कोई दरियादिली लेके तो चलता नहीं है। सोशल वेलफेयर आज के जो एंटरप्रेन्योरशिप्स होती है उसमें आती है। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो समाज सेवा से संबंधित चीज़ें करते हैं, लेकिन ये उनका उद्देश्य नहीं है, ये एक साइड का काम है। जब वो पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट आता है, उसका एक हिस्सा वो देने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारी इकोनॉमी में, और अगर ग्लोबल इकोनॉमी की हम बात करें तो बिल गेट्स जो है अपने कई तरह के फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस के ज़रिए पैसा देते हैं। उसी तरह हमारे देश में अजीम प्रेम जी हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मुकेश अंबानी साहब हैं, वो काफ़ी फिलैंथ्रोपिस्ट काम करते हैं, टाटा ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। लेकिन ये उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। उन्होंने व्यापार इसके लिए नहीं किया कि वो समाज सेवा कर सके, वो व्यापार इसलिए करते हैं कि वो धन को अर्जित कर सके, धन को कमा सकें, प्रॉफिट ला सकें। तो प्रोड्यूसर का मोटिव तो भाई क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है ना। अभी मान लीजिए प्रोड्यूसर कहता है कि भाई मैं देख रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि शायद मेरा लगाया हुआ पैसा, मान लीजिए 100 रुपया अगर मैं लगाता हूं, वो 100 रुपया चाहे अपनी तरफ से लाए या लोन लेकर के आए, तो लोन पर उसको इंटरेस्ट देना होता है। तो उस इंटरेस्ट का खर्चा निकालना, उसके बाद में अपने मेहनताने का खर्चा निकालना, फिर प्रॉफिट जो बच जाता है, नेट प्रॉफिट जो बच जाता है, वो उसके काम का है। लेकिन मान लीजिए कि वो कहता है कि भाई मैं 10% कमाऊंगा, है ना, ये मेरी अर्निंग है। अर्निंग मतलब प्रॉफिट, जो भी बेचेगा करेगा, और पैसा वो लाया है मान लीजिए 8% पर, तब तो चलो 2% का उसने फायदा कमा लिया, है कि नहीं। तो इकोनॉमी एक सेंटिमेंट दे रही है, एक इशारा कर रही है कि भैया आप अपना पैसा लगाओगे तो ऐसा है कि आप कुछ ना कुछ कमा के ले जाओगे, तब तो वो प्रोड्यूसर वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कोर्स में नहीं है। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, है ना, जैसा मैं शुरू से कहता आया हूँ, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब इनकम होता है। तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी।
तो भाई देश को जो सरकार देखती है वो ये चीज़ों को संभालती है। यही तो किन्जियन इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलती थी नहीं भैया गवर्नमेंट को मत करने दो, अपने आप मार्केट अपने को सही करेगा। पर किन्स साहब का मानना था ऐसा नहीं होता है, उसमें वक्त लग जाता है या कई बार शायद होता ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रोडक्शन नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, तो भैया करेगा कौन है? तो अर्थव्यवस्था को, लोगों की परिस्थितियों को, लोगों की आर्थिक स्थितियों को कौन संभालता है? सरकार संभालती है। तो गवर्नमेंट आती है, वो बोलती है भाई हम लगाएंगे, ये लगाएंगे तो कुछ ना कुछ इनकम तो होगी क्योंकि ये प्रोडक्शन करेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट लगाती है ना, इस आई की हम बात कर रहे हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। सरकार को मतलब नहीं है कि देश में कैसी परिस्थिति है, सरकार का तो काम है, उसको ये करना ही होता है। बजट में अगर वो इन बातों को घोषित कर देती है कि हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, या हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे, या हम हेल्थ पर खर्च करेंगे, या हम डिफेंस पर खर्च करेंगे, तो भाई उनको तो करना ही है, उनको तो करना ही है, तो वो तो आएगा। तो इसमें देखिए आई का क्या मामला है, आई का मामला ये है ना, आई का मामला यहाँ पर जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो आई आपके लिए कांस्टेंट रहेगी, जो भी आई है, जो भी दिया गया है आई की वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगी। तो साहब आई की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ, 80 करोड़। तो देखिए ये अगर मैं यहाँ पर ये जो टेबल आपको दिख रही है, इस टेबल में मैं आपको आगे भी सारी चीजें बता रहा हूं। तो आई अगर आप 80 लिखेंगे ना, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विल रिमेन everywhere constant with respect with correspondent to the income level. Whatever income it does not affect the I. इनकम जो है वो अफेक्ट कर सकती है कंजम्पशन को और सेविंग को, है ना। तो देखिए पहले क्या दे दिया आपको, एमपीसी 0.6, यानी कि जो भी नया पैसा आएगा उसका 60% खर्च होगा। इनिशियल इनकम दे दी 100, इसलिए मैंने 0 से नहीं स्टार्ट किया, आपको 100 से शुरू कर रहा हूँ। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आई दे दिया 80 करोड़। और मांग क्या रहा है एग्जामिनर, वो कह रहा है एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताइए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इसको अभी अपने को समझना है कि वो क्या होगा। और एक शेड्यूल यानी कि एक टेबल आप प्रिपेयर कीजिए जिसमें इनकम हो, कंजम्पशन और सेविंग हो। बस इन्होंने एक मतलब कि अपने को क्या किया कि इनिशियल इनकम 100 दे दी। तो अब आप देखिए 100 को आपको क्या करना है, आप तो बस एक इक्वल डिफरेंस से इसको बढ़ाओ बस। जैसे मैंने यहां क्या किया, 40-40 का डिफरेंस ले लिया, 100, 140, 180, 220, 260, 300। आपकी इच्छा है नहीं हमें तो 100 से बढ़ाऊंगा, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600। बहुत आसान रखो, यानी जो भी इनकम अपने को दी है या अपन ले रहे हैं उसको बस आप इक्वल डिफरेंस से बढ़ाएं, है ना। तो एक तो काम हमने ये किया भाई, जो हम टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये आई कैसे, अब यहां से हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाना है कि ये कंजम्पशन और सेविंग कहां से आ गया भाई। देखिए जब भी इनकम बदलेगी तो हमने क्या बोला, whenever there is a change in income people will consume but not in the same proportion. Psychological law of consumption बताया था, as people wants to save। ऐसी परिस्थितियों के लिए जिन्हें उन्हें पता नहीं है, इसलिए तो प्लान करते हैं हम, सब कुछ प्लान पर इसलिए चल रहे हैं यहाँ। तो बट ये तो है ना कि जब भी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन उतना का उतना नहीं बढ़। मैं कहने का मतलब है कि अगर इनकम 100 से चेंज हुई है तो जो आपका कंजम्पशन है ना वो पूरा का पूरा 100 नहीं होगा, यानी डेल्टा सी आपकी पूरी 100 नहीं आएगी। ये कीन्स साहब कह रहे हैं, है ना, वो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ वो बचा लेगा। तो ये चीज तो होगी नहीं तो क्या हो सकता है भाई कि चलो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है तो ये 80 हो गई, तो भाई बच कितनी गई, आपके पास 20 रुपए बच गए। तो क्या हुआ, आपके पास कोई कंजम्पशन नहीं हो रहा था, 100 रुपये आया तो कंजम्पशन भी बढ़ा, 80 से बढ़ा, और साथ ही साथ सेविंग नहीं थी लेकिन सेविंग भी यहाँ 20 से बढ़ी। तो देखिए आप वैल्यूज देख रहे हैं कि आपके ये जो है 60, 84, 108, 132, 156, 180 ये बढ़ रही है। इसी तरह सेविंग 40, 56, 72, 88, 104, 120 ये बढ़ रही है ना। बच्चे आजकल हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का बहुत मामला है। 88 यानी कि 88 है ना,
56, 56 जो इंग्लिश में समझते हैं वो तो जानते ही हैं, वैल्यूज दिख रही हैं, है ना। तो भाई बढ़ तो रहा है ना, दोनों ही बढ़ रहे हैं। तो whenever income increases consumption also increases। तो एक बात तो ये हो गई, है ना। अब दूसरी बात ये है कि ये कंजम्पशन हम लाए कैसे, हम क्या ये भी हम अपने मन से लाएं, जैसे कि 60, 84, नहीं भाई मन से क्यों लाए, अपने को एग्जामिनर ने बता दिया ना कि whenever there is a change in income the consumption increase by 60%। तो 100 से आप यहाँ गए, डेल्टा वाई कितना हुआ, 140 पे गए तो 40 आया। अब कंजम्पशन कितना था, 60। ये वाला कितना होगा ये पता करने के लिए, ये वैल्यू अभी मान लीजिए नहीं है, आपको दिख रही है नहीं है, तो कितना होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 40 है ना, इस 40 का आपको क्या करना है, क्योंकि एमपीसी कितना दिया है 0.6, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा एमपीसी मल्टीप्लाइड बाई वाई। अगर मैंने ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं लगाया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई करना, है ना। तो आपके लिए क्या हो जाएगा भाई, 0.6 है आपके पास, कितना यहाँ पे, मतलब अगर एमपीसी निकालना है तब तो चेंज लूंगा मैं, लेकिन अभी अपने को इनकम लेनी है, ये वाई है, डेल्टा वाई नहीं लिखा है, वाई लिखा है, तो हम यहाँ 140 ले रहे हैं। अब 140 को आप अगर 60% निकालते हैं तो वो आपके पास कितना आ रहा है, 84 आ रहा है, तो दिस इज योर 84। और अगर आपको एमपीसी निकालनी है तो व्हाट इज द चेंज, 60, 84, आपका चेंज कितना हो गया भाई, एक तो डेल्टा सी कितना आ गया 16 और डेल्टा वाई कितना आ गया 40। आप क्या करेंगे, एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, तो ये आपका हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल्स टू 0.6। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो क्रॉस चेकिंग में भी ये बात क्लियर होती है। तो अब एक बार मैं वापस ये सब हटा के आपको बता देता हूँ कि वैल्यूज कैसे आ रही है अपने पास, है ना। इन सब चीज़ों को आप यहाँ से एक बार के लिए हटा दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको एमपीसी दे रखी थी, आपने अपने मन से इसको इनकम को ले लिया, मैंने कहा डिफरेंस सेम रखो, 40 के डिफरेंस से हमने बढ़ाया है, तो आपके पास अब फॉर्मूला आ गया, एक क्या आ गया कि सी कैसे आएगा, एमपीसी इंटू वाई, है ना, या आप इसको कैसे लिखते हैं, एमपीसी ब्रैकेट में वाई, कैसे भी लिखें। तो सी आपको क्या करना है, 0.6 से जो भी वाई की वैल्यू डालेंगे, 100 डालेंगे तो 60 आएगी, 140 डालेंगे तो यहाँ पर 84 आ जाएगा, 180 रखेंगे आप यहाँ पर तो उसका 60% निकालेंगे तो 108 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू कभी 100 रख रहे हैं, कभी 140, कभी 180, एंड यू विल गेट योर कंजम्पशन, है ना। तो ये इस तरह से आपका कंजम्पशन चला आया। क्लियर। नंबर 2, सेविंग कैसे आई भाई, बताया था ना इनकम के दो रूप होते हैं, y प्लस एस, दो तरीके है ना। एक तो y c प्लस एस होता है, तो s क्या हो गया, y माइनस सी, c उधर चला गया तो इसका साइन बदल गया। तो ये मैंने क्या किया, जो y था उसमें से कंजम्पशन को माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया, नंबर 1। नंबर 2, हमने क्या बताया था, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। अब एमपीसी कितनी दी है, 0.6, तो एमपीएस क्या हो गया भाई आपका, 1 में से ये माइनस हो जाएगा, कौन, एमपीसी, तो ये 1 माइनस 0.6 किया तो कितना आ गया, 0.4। तो अब आप क्या कर रहे हैं, 0.4 से आप इंटू करते हैं 100 को तो 40, 0.4 को इंटू करते हैं 140 को तो 56, 0.4 से इंटू करते हैं, तो ये दिस इज अनदर वे। पर इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना लंबा हो रहा है, तो व्हाई नॉट यूज दिस, तो आप इसको यूज कीजिए। तो ये तो बात हो गई कि हमने इस टेबल को कैसे बनाना है ना। अभी बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें पता करनी है। भाई ये क्वेश्चन में एक चीज डाली है ना, तो अभी उसी पे रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम वो लेवल ऑफ आउटपुट है या वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या इनकम है, मतलब ऐसी इनकम जनरेट हो रही है जहां पर एट इक्विलिब्रियम, है ना। जब ऐसा शब्द आप देखें
इस चैप्टर के अंतर्गत, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ये होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड का हमने कंपोनेंट सी और आई ही मानना है अपने सिलेबस के हिसाब से, और एग्रीगेट सप्लाई वो होती है सी प्लस एस। क्यों? सप्लाई का मतलब क्या है? प्रोडक्शन। सप्लाई का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब इनकम, और इनकम के दो ही पार्ट होते हैं सी प्लस एस। तो अगर y इक्वल्स टू सी प्लस एस है ना, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस है और y as के बराबर होता है, तो फिर क्या हम कह नहीं सकते कि as जो है वो c प्लस एस होता है? वेरी सिंपल। तो ये दिमाग में डाल दें भाई, है ना, ये भी एक बात आ गई, एक इक्वेशन है जो आपको समझ में आ गई। तो अब आप देखिए कि मैं इसी चीज को वापस लिख देता हूं कि AD इक्वल्स टू AS हो रहा है, तो AD क्या होता है? AD होता है C प्लस आई, AS होता है C प्लस एस। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, अपन इसको एक्सपेंड कर देते हैं। AD को AD नहीं लिख के क्या लिख दिया? C प्लस आई, क्योंकि ये होता है तो C प्लस एस लिख दिया। तो यहाँ C और C अगर कॉमन है दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, बार बार क्यों लिखना, है ना। देखिए जैसे कि 10 प्लस 5 बराबर 10 प्लस 5 या 6, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी आप लें, है ना, 5 6 कुछ भी ले रहे हैं, है ना, 5 ही आएगा क्योंकि वो उसमें होगा। तो 10 को काट दो भाई, तो 5 बराबर 5 आप ले सकते हैं। तो जो कॉमन वैल्यू होती है ना उनको हम हटा देते हैं, है ना, हम उसको नहीं रखते हैं। तो इन दैट सेंस आई बिकम इक्वल्स टू एस। तो भैया आई कितनी ली थी, याद करो कितनी दी? 80 करोड़। तो एट इक्विलिब्रियम लेवल जो है 80 करोड़ जो है, सेविंग भी कितनी होनी चाहिए आपकी? 80 करोड़ होनी चाहिए। तो एक तो ये बात आपके दिमाग में रह जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि शो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो कौन सी इनकम होगी जिस पर की सेविंग 80 होगी? कौन सी इनकम होगी जिस पर सेविंग 80 होगी? तो ये अपने को पता करना है। तो क्या करेंगे जी, हैं? देखिए अब बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास फॉर्मूला क्या है भाई कंजम्पशन निकालने का? MPC ऑफ Y। अब अगर सेविंग निकालनी है तो आप क्या निकाल सकते हैं? MPC की जगह आप क्या लेंगे? MPS, क्योंकि कितना बचा रहे हो उसको Y से इंटू करो। अब अपने को MPS तो दिया नहीं है, लेकिन क्या दिया है? MPC। तो एक चीज हमें मालूम है कि भाई MPS जो है हम लिख सकते हैं 1 माइनस MPC। ये लिख दिया भाई हमने, 1 माइनस MPC हमने लिख दिया। तो अब इसमें क्या हो रहा है आपके पास? S और I को मैंने बराबर बताया था, ठीक है ना। तो या हम इसको यूं लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, केवल इक्विलिब्रियम पर ये सिचुएशन है और कहीं नहीं, कि S की जगह हम I लिख सकते हैं और 1 माइनस MPC ऑफ Y, क्योंकि Y बताना है इसलिए हमने ये कर दिया। तो भाई अब क्या करोगे आप? ये आपके पास 80 दे रखा है ना, ये 1 माइनस MPC कितना हो गया? 0.4, Y 0.6, है ना, 0.6 दे रखा है। तो 80 इज इक्वल्स टू 0.4 Y यही रह गया, तो 80 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल्स टू Y। अब 80 को, हाँ तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि जैसे अब ये इक्वेशन आ गई 0.4, अपन नीचे देखिए ये यहाँ ले जाते हैं, तो 80 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल्स टू Y। अब पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद में कितनी, एक डिजिट है, तो एक जीरो अपन यहाँ पे उधार दे देंगे। तो भैया 800 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 बजे 4, 4 2 200। तो Y जब आपकी 200 होगी ना, Y जब आपकी 200 होगी, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है जहां पर I और S दोनों बराबर होंगे या AD और AS बराबर होंगे। आप चाहो तो इसको काउंटर चेक कर लीजिए, देखिए C MPC ऑफ Y, तो C इज इक्वल्स टू 0.6 ऑफ Y यानी कितना है अपने पास? वी हैव 200, तो 200 में आपके पास कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 120। और इसी तरह S इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? S इज इक्वल्स टू 0.4 का 200 यहां लिखेंगे Y की जगह, तो ये आ जाएगा 80। तो S कितना आ गया? 80। I कितना दिया था? 80। दैट्स ऑल। एट इक्विलिब्रियम S इक्वल्स टू I, ये मैंने आपको अभी बताया कि Y S इक्वल्स टू I, है ना। इसके पहले जो मैंने लिखा था इस इक्वेशन समझाने से पहले कि AD होता है C प्लस I और AS होता है C प्लस S।
सी और सी कैंसिल, तो एस इक्वल्स टू आई। तो बच्चों ये बहुत ईजी है। मैं कई बार विचार करता हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चों का जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है। मैं हाल में ही मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ बच्चे हैं वो कहते हैं सर हमें तो न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकते, हम तो पढ़ ही नहीं सकते, इकोनॉमिक्स तो हमें दिला दी बहुत मुश्किल हो रही है। ये कॉन्फिडेंस आप अपना खुद का ही लो करते हैं, हालांकि इसमें बच्चे की अपनी खुद की गलती नहीं है। मुझे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र में कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो अपने आप को टीचर्स कहते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन वो बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। बच्चों को बार बार ये याद दिला करके कि उनकी कोई सीमा है, वो सीमित है, वो सोच में सीमित है। कोई भला सोच में कैसे सीमित हो सकता है? ईश्वर ने हम सबको एक ही शक्ति दी है। अगर हम अपनी प्रायोरिटीज को बदल देते हैं तो सोचने की शक्ति उस दिशा में अपने आप जाने लगती है। देखिए, मैं ये मानता हूं वैज्ञानिक कारण होंगे कुछ, कि दिमाग जो है कई बार एनालॉग्स को समझता है, यानी कि गणित को समझता है अलग तरीके से, फैक्ट्स को समझता है अलग तरीके से, पर क्रिएटिविटी हर इंसान में है, वो सीमित नहीं है, वो सीख सकता है। तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, उसे लूज ना होने दें। देखिए, जब आप कब डाउन जाते हैं, जब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। लोग तो आपके सामने आपका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए ही आएंगे, चाहे वो आपके सो कॉल्ड दोस्त हों, अपने आप को दोस्त कहते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपका लूज करते हैं जब आपको गलत दिशा की तरफ ले जाते हैं, और उसमें वो आपको टीज कर सकते हैं, आपको अपमानित कर सकते हैं, आपके लिए आपका मजाक उड़ा सकते हैं। लेकिन आपको अपने लिए क्या करना है, क्या सही है, मैंने क्या कहा था, मैंने एक शॉर्ट बनाया था, मैंने कहा था ऑटोनॉमी होना बहुत जरूरी है। खुद का डिसीजन ले, दिस विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, देन इंक्रीज योर स्किल, उसको बढ़ाए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अपना पर्पस बनाए, प्रायोरिटी सेट करें। तो बच्चों, मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैथ्स नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैथ्स क्वेश्चन देख के आप घबरा गए, नहीं है। ये ठीक वैसे ही है कि अगर आपको बचपन से ये ना बताया गया हो कि शेर क्या है, खरगोश क्या है, और खरगोश दिखा करके ही डराया गया हो कि यही शेर है, तो आप खरगोश से घबराएंगे। तो एब्सोल्यूट होना सीखें, रिलेटिव नहीं। लोगों से अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, तो हमेशा उतना ही परखेंगे जितना लोगों को आपने जांचा है। लेकिन अगर आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे, अपने को अपने से कंपीट करवाएंगे, तो रोज इंप्रूव करेंगे। तो दोस्तों, मैं दूसरा क्वेश्चन आपके साथ लेकर के आता हूं, ठीक है? और वो अब आपका थोड़ा सा डायग्राम बेस, और ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। आप कीजिए, बार बार वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चंस में से आप देखेंगे पेपर में कि अरे यही जो सर ने बताए हैं वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ठीक है? हाँ, तो बच्चों अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को लेकर के बच्चों में बहुत 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 ज्यादा कंफ्यूजन है। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। भाई, क्यों नहीं पूछा जाएगा? सीबीएसई जो है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं हटा रही है। रिफ्रेशर बुक्स जो हैं वो अपने हिसाब से उसको जो है एबिलिटी जोन में कोई डाल देता है कि भैया इसको पढ़ लो, समझ लो, शायद एग्जाम। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया कम से कम 4-5 बार। अगर मैं पिछले 8-10 साल या उससे ज़्यादा की बात करूं तो कभी भी आ सकता है। तो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एपीसी, एपीएस, एमपीसी अगर वो आ रहे हैं, कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग क्या होता है, वो आ रहा है, तो भाई ये क्यों नहीं आएगा? ये भी आएगा। तो इस कंफ्यूजन को तो दूर कर दीजिए कि भाई ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। अगर कहीं आपके दिमाग में आता है तो इसको करके जाना है, छोड़ के तो जाना नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ऑन ए डायग्राम स्ट्रेट लाइन सेविंग कर्व फॉर एन इकोनॉमी। देखिए, यहां पर कंजम्पशन कर्व भी हो सकता है। इन्होंने पहले बोला आप सेविंग कर्व बनाइए, जैसे कि ये मैंने यहां बनाया है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सेविंग कर्व आप बनाइए। फ्रॉम इट, और इस सेविंग कर्व से आपको क्या डराइव करना है? फ्रॉम इट डराइव द कंजम्पशन कर्व। ये वाला कंजम्पशन कर्व जो लाल में है आपको दिख रहा है। या क्वेश्चन हो सकता है कि आप कंजम्पशन कर्व बनाइए और इससे आप सेविंग कर्व लाइए, ठीक है ना? तो यहां अभी हमारे क्वेश्चन में ये है कि हमें ये कंजम्पशन कर्व बनाना है, किसकी मदद से? इस सेविंग कर्व की वजह से। और इस पूरे मेथड को आप बताइए कि कैसे हुआ। फिर आप बताइए इसका सेकंड पार्ट, शो पॉइंट ऑन द कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व पर वो पॉइंट बताइए एट विच एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू 1, जो एपीसी 1 के बराबर होगा। तो दोस्तों आइए और इस डायग्राम को समझिए, बहुत आसान है। यहां पर मैंने केवल ये जो क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, आप देख रहे हैं जिसे हमें दिखाना है।
कि एपीसी 1 कहाँ होगा, वो मैंने यहाँ दिखाया है, लेकिन ये बदल सकता है। वो कहेंगे वेयर द एपीसी इज लेस देन 1, वेयर द एपीसी इज ग्रेटर देन 1, वेयर द एपीएस इज नेगेटिव। तो कोई भी पूछ ले आप इस डायग्राम से बता देंगे। अब बात रही डेरिवेशन की। देखिए जब हम डेरिवेशन पर आ रहे हैं, यानी कि हमें यह बताना है कि कैसे बन रहा है, तो सबसे पहली बात यहां मैंने आपको देखो कंजम्पशन की एक इक्वेशन लिखी है। सी बार क्या होता है? सी बार होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये कब होता है? जब इनकम जीरो होती है, यानी मिनिमम कंजम्पशन। ये तो होना ही होना है। तो आएगा कहां से? इनकम जीरो है तो भाई कहां से लाया? जैसे ये वाला ओ सी बार, ओ सी बार ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन को शो कर रहा है ना? तो ये आया कहां से है? तो जाहिर सी बात है आप सेविंग से लाओगे। तो आपकी इनकम थी जीरो और आपने सेविंग से पैसा उठाया, तो सेविंग क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। इसलिए जितनी वैल्यू आपकी इसकी है ओ सी बार, मान लीजिए अगर ये ओ सी बार का 50 है ना, तो ये 50 माइनस में सेविंग को जाएगा, तो ओ माइनस सी बार जो मैंने दिखाया वो -50 लिखा जाएगा, तो ये माइनस में है। तो इट इज माइनस सी बार क्या है? इट इज दस ओनली, इट इज द नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ सी बार, इट इज ओनली द नेगेटिव एक्सप्रेशन, डिस सेविंग, डिस सेविंग। अब ये डिस सेविंग तब तक चलेगी जब आपकी कंजम्पशन जो है वो ग्रेटर देन इनकम है। तो ये एरिया पूरा माइनस सी बार ओ से वाई तक का, ये जो पूरा एरिया मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ये डिस सेविंग का है, जहां पर आपका कंजम्पशन की लाइन लाल वाली इनकम लाइन के ऊपर है। ये इनकम लाइन जिसे हमने एएस भी बोलते हैं, ये हमेशा 45 डिग्री बनेगी। तो आपको क्या करना है? 45 डिग्री लाइन ये बना देनी है पहले। फिर क्या करना है? एक लाइन सी की बनाई है, सी जीरो नहीं हो सकता इसलिए यहां से स्टार्ट नहीं होगी, आप कहीं भी ऊपर से स्टार्ट कीजिए, ऐसे बना दीजिए। अब इसके पैरेलल क्यों नहीं गई? वही साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, whenever income increases consumption also increases but not in a same proportion। तो भाई ये इसके पैरेलल नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देगी। तो पहला क्या आप बताओगे? पहला पॉइंट आपने ये बता दिया कि भाई जहां पे इनकम जीरो है, ये जीरो है, वहां पे आपकी सेविंग माइनस है, क्योंकि आपको एक मिनिमम कंजम्पशन को सपोर्ट करना था। तो O माइनस सी बार विल बी इक्वल्स टू ओ सी बार। तो इसी के बराबर का एक पॉइंट यहां बन गया। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? ये डेरिवेशन में फर्स्ट पॉइंट आ गया। अभी दूसरा पॉइंट, व्हेन इनकम इंक्रीजेस सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि हम सेविंग से बना रहे हैं तो ये इंक्रीज हुई। एंड व्हेन सेविंग टचेज एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस को टच करेगा एट पॉइंट वाई, एट पॉइंट वाई, ठीक है ना, एट पॉइंट वाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपकी सेविंग जीरो हो गई। ये जीरो लाइन है ना, तो सेविंग इज जीरो। तो सेविंग जीरो कब होती है? देखिए वाई का क्या था? वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। चलिए लगाइए, वाई इक्वल्स टू सी प्लस जीरो, तो क्या हो गया? वाई इक्वल्स टू सी। तो आप बोल रहे हो एक्सटेंड कंजम्पशन लाइन अप टू पॉइंट बी वेयर सी इक्वल्स टू वाई। क्लियर? नाउ योर थर्ड, व्हेन सेविंग बिकम पॉजिटिव, सेविंग बिकम पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई, पॉजिटिव है सेविंग, है ना? तो ऐसे में क्या होगा? जैसे इनकम मान लीजिए 100 रुपए आए, सेविंग पॉजिटिव है यानी कि 20, तो कंजम्पशन का क्या हुआ? 100 में से 20 गए, 80। तो कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, सो कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। तो ये लाइन कंजम्पशन की जो है लाल वाली, ये वाई के नीचे आ गई, तो कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। दीज आर योर 3 पॉइंट्स डेरिवेशन, सिंपल। अब आ जाओ एपीसी एपीएस के फॉर्मूले पर। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई वाई। एट बी पॉइंट सी और वाई बराबर है, यानी कि 100 बराबर 100, तो कितना होगा? 1। तो एपीसी हमेशा 1 होगा। अभी आ जाओ इस एरिया में, ओ सी बार बी, लाल वाली लाइन ऊपर दिख रही है कंजम्पशन की, इनकम की लाइन नीचे है, यानी कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, है ना? कंजम्पशन कितना? 140 और इनकम कितनी? 100, तो कितना हो गया? 1.4। तो एपीसी विल बी ग्रेटर देन 1। अभी यहां आ जाओ,
क्या हो गया, इनकम ऊपर है, कंजम्पशन नीचे है, मतलब कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। तो मान लीजिए कंजम्पशन है 80 और इनकम है 100, है ना, ये सी ये वाई, यही एपीसी होता है। तो किया तो 0.8, सो एपीसी की वैल्यू कितनी हो गई आपके, लेस देन 1 हो गई, 1 से कम हो गई। तो ये अब नेगेटिव सेविंग के साथ करोगे -50 डिवाइडेड बाय कुछ भी आप इनकम लोगे या कुछ भी करोगे, जो भी इनकम होगी, है ना, सेविंग के साथ में, तो 100 किया आपने तो माइनस में आ रहा है आपके, ठीक है, तो 0.5 आपका माइनस में आ रहा है, तो एपीएस विल बी नेगेटिव। तो कुछ भी सवाल पूछे, कुछ भी, ये कि भाई कौन कहां क्या कैसे होगा दिखेगा, ये डायग्राम आपको बताएगा। बार बार देखिए इसको, इस वीडियो को, आपको सब समझ में आएगा। देखिए कंजम्पशन की लाइन जो बनती है इस इक्वेशन से बनती है। अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एमपीसी क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया था, क्योंकि इनिशियल इनकम ही 100 दे दी थी। अगर इनकम 0 है तो इसका एग्जिस्टेंस तो होगा, ये तो आएगा, तो कुछ ना कुछ होगा, और बार लगाए मतलब कांस्टेंट रहेगी हमेशा। अब सेविंग निकालनी है तो इसी को आप माइनस में, क्या बोला मैंने, इट इज द नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशन में आ गया। एमपीएस की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। मान लीजिए एमपीसी यहां पर 0.7 है, तो आप बताओ क्या होगी एमपीएस अगर पूछा जाए, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 में से 0.7 निकाला तो ये आ गए 0.3, दैट सिंपल। तो इन इक्वेशन को भी समझना है। तो आगे अगर कोई क्वेश्चन और आ रहा है तो इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों अपने इस वीडियो में अपने 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिए, बार बार इसको देखिए वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगी, छोड़ के नहीं जाना है। इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना, घबराहट नहीं होनी चाहिए, है ना, ये आएंगे, चाहे इनकी भाषा में अंतर हो सकता है, प्रश्न पूछने में अंतर हो सकता है, जैसे भी करके अगर अलग अलग दिया है ना, तो मैंने और करके डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप लिटरेचर चेक कीजिए, मैंने सारे क्वेश्चंस उसमें डाले हैं, आंसर्स डाले हैं, वीडियो आपके पास हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गया, अब कहीं रुकने का मतलब ही नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें। मैं जानता हूँ बीच में और भी कई एग्जाम्स हैं, मैथ्स के एग्जाम है, फिजिकल एजुकेशन है, उन सब्जेक्ट्स को भी आपको जो है इंपॉर्टेंस देनी है, पढ़ाई करनी है, वक्त निकालना आपके ऊपर है, मैनेजमेंट आपके हाथों में है, हर चीज़ मैनेज होती है, टाइम, स्टडीज़, एवरीथिंग मैनेज। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, एग्ज़ाम के पहले दिन तक जुड़ा रहूँगा, और सारी चीज़ें जो भी मैं बता पाऊँगा, वीडियो ला पाऊँगा, वो मैं लेकर आऊँगा। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने सवाल लेकर के आइए, मैं रोज़ यही बोल रहा हूँ, आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे तो मैं उस पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।